तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे साइंस के लास्ट चैप्टर और सबसे हलवा चैप्टर की। चैप्टर का नाम है और एनवायरनमेंट। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। साइंस छोड़ो, आपके पूरी 10th क्लास के सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है। कुछ भी नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। केवल क्या है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा अभी इस क्लास के अंदर, इसी वन शॉट के अंदर। तो कॉपी निकालो, स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट। तो पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि एनवायरनमेंट होता है क्या है। क्या होता है भैया एनवायरनमेंट? क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस इज एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ, आपकी सराउंडिंग के अंदर जो कुछ भी है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। कितनी इजी डेफिनेशन है। आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं? आपके पास आपका दोस्त बैठा है, आपकी दोस्ती नहीं बैठी है, मतलब अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो दोस्त तो बैठा ही है। आपके आसपास आपकी टेबल है, बेंचेस हैं, टीचर हैं, दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, हवा है, पानी है, पेड़, पहाड़, नदी, जंगल, ये सब के सब मिल करके क्या बनाते हैं? बात समझ में आ गई? आपके आसपास जो भी चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ लाइए, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। इन दोनों को ही मिला करके आपके आसपास में जो भी चीजें हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एनवायरनमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक और चीज होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम। अब लोग सर इकोसिस्टम क्या चीज है? ब्रो इज हियर, मैं बताऊंगा। क्या टेंशन क्यों लेते हो तुम? इकोसिस्टम क्या होता है? दिस इज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग वेरियस लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन ए गिवन हैबिटेट। किसी एक जगह पे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का आपस में एक इंटरडिपेंडेंस होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप एयर के ऊपर डिपेंड करते हो कि नहीं करते हो? हवा के ऊपर, हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लोगे? जैसे कि आप वाटर के ऊपर डिपेंड करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। ये तो होगी नॉन लिविंग। ऐसे आप लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करते हो। आप पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हो कि नहीं करते हो? आपके दोस्तों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करते हो कि नहीं करते हो? कोर्स करते हो। आप आपके आसपास जानवरों पर डिपेंड करते हो कि नहीं करते हो? गाय का दूध नहीं पियोगे कैसे? दूध की शक्ति कैसे आएगी आपके अंदर? तो इन सब चीजों में आपने नोटिस किया कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंस को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये सब मिलाकर के क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। इसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इकोसिस्टम। समझ में आ गया? इजी है। फिर है आपके इस इकोसिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा हो गया बायोटिक कंपोनेंट। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? नाम ही पहली बार सुना हमने तो, बायोटिक और अबायोटिक। टेंशन नहीं, टेंशन नॉट, ब्रो इज हियर। बात जमी नहीं, बट कोई बात नहीं, समझ जाओ आप बात को। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? आपने नॉन लिविंग लिविंग पढ़ रखा है ना, बस आपको आता है ना नॉन लिविंग लिविंग, ये भी आ जाएगा। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, गला बैठ गया, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको अपन क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग थिंग का मतलब पता ही है आपको, कौन कौन से हो गए नॉन लिविंग थिंग? जैसे कि मान लो एयर हो गई, जैसे कि मान लो वाटर हो गया, जैसे कि मान लो माउंटेन्स हो गए, जैसे कि मान लो बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट है। अब आप लोगों को सर बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? तो आपको पता ही है। जो लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी क्या हो गई? बायोटिक कंपोनेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके एनिमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके प्लांट्स हो गए, ह्यूमन हो गए। ये सारे के सारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट तो पता समझ में आ गया ना? लिविंग और नॉन लिविंग ही है, लेकिन अपन साइंस की लैंग्वेज में लिविंग लिविंग थोड़ी ज्यादा 10th क्लास में आ गया ना, तो बुक वाले कह रहे सर तुम कैसे क्या लिविंग नॉन लिविंग करते रहोगे जिंदगी भरी, थोड़ा बायोटिक का बायोटिक करो। तो थोड़ा बायोटिक का बायोटिक समझ में आ गया क्या? इसे वैसे सही है। चले आगे, चलो आगे। अब आपके जो अबायोटिक कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं अपन। मैंने एग्जांपल दिया था आपको। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स मेक द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे एयर, वाटर, सोइल, ये सब क्या हो गया? अबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले बात करते हैं अपन एयर की। एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। आप सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस पढ़ा है अपन ने, सांस लेते हैं, हवा चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर के अंदर ही है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। बाकी एनर्जी नहीं बनेगी उनके अंदर, उनमें एनर्जी नहीं बनेगी तो उनको आप खाओगे तो आप में एनर्जी नहीं आएगी। एंड अदर गैसेस फॉर वेरियस नीड्स ऑफ द लिविंग बीइंग। उसके अलावा दूसरी गैसें
चाहिए होती है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, आपने पढ़ा प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो सोइल में से लेते हैं वो। तो और अलग अलग टाइप की बहुत सारी जो गैसेस होती हैं वो आपको एनवायरनमेंट में चाहिए, नहीं तो आपका काम चलेगा नहीं। क्या है ये? नॉन लिविंग अबायोटिक है। अगला अबायोटिक कौन सा है? वाटर है भैया, पानी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपकी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी है? कौन सी? डाइजेशन पढ़ा है आपने, रेस्पिरेशन पढ़ा है आपने, आपने एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा है आपने, ये सब चीजें जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, ये सब वाटर की प्रेजेंस में ही होती है। पानी नहीं होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट है? पानी इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? पानी। बात समझ में आ गई। अगला क्या है? अगला है सोइल। सोइल इज द रिजर्वायर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स तक पहुंचते हैं, है ना आपको। जैसे मान लो आपके खेत है, मान लो 10-12 बीघा जमीन है ना आपके, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब वो प्लांट्स को मान लो कि अब जैसे कि आपको जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, वैसे प्लांट्स को भी पड़ती है ना। आप खाने में ले लेते हो, उनको खाना खाते हो जो उसमें से आपको मिल जाते हैं। प्लांट्स वो कैसे लेते हैं? क्योंकि जब सनलाइट से वो लेते हैं तो खाली उनको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स वो सोइल में से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वो सोइल। तो सोइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें से प्लांट्स लेते हैं, तब उनमें वो आते हैं, फिर वो अपनी बॉडी में आते हैं। अगर उनके पास ही नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सोइल वो सब पूरा रिजर्वायर है। सारे सारे ये मस्त मस्त वाले न्यूट्रिशन जो है, जो उनको जरूरत है, वो सारे सारे कहाँ है? सोइल में है। तो ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट है जो बड़े जरूरी है। फिर बात करते हैं अपन बायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया मोटा मोटा। पहला हो गया प्रोड्यूसर। कौन सा प्रोड्यूसर? फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है देवताओं, ये कौन सा प्रोड्यूसर? अलग प्रोड्यूसर है। फिल्म प्रोड्यूस नहीं करता है, गाने प्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है? अपने लिए खाना प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? खाना प्रोड्यूस। ग्रीन प्लांट्स प्ले द रोल ऑफ प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने वाला काम कौन करता है अपनी अर्थ के ऊपर? कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं, हरे पत्ते करते हैं। अभी ये मत बोलना उस दिन जैसे जैसे वो क्लास में पढ़ा रहा था मैं, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा रहा था, हाँ, फोटोसिंथेसिस। अच्छा बोले कि सर खाना तो मेरी मम्मी बनाती है, प्लांट्स थोड़ी बनाते हैं क्या? अरे देवताओं, प्लांट्स ही खाना बनाते हैं, मम्मी तो उस खाने को कन्वर्ट करती है वापस। क्या करती है? कन्वर्ट। जैसे कि खाना बनाने का मतलब हो गया एनर्जी बनाना, न्यूट्रिशन बनाना। तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सन से उसने सनलाइट ली, जमीन से उसने पानी लिया, और एयर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, और फिर जाकर के उन सब की रिएक्शन करवा करके उसने बनाई एनर्जी, ग्लूकोज। अब उसमें ग्लूकोज आ गया। अब जैसे मान लो गेहूं का पौधा है या मटर का पौधा है या और भी कोई फसल है, आपने फिर वो फसल खाई, आपने वो गेहूं खाया, तब आपके अंदर वो एनर्जी आई। मम्मी ने तो केवल उस गेहूं की रोटी बनाई ताकि आपको वो टेस्ट लगे। आप समझ रहे हो? आप केवल गेहूं भी खा सकते हो, आपको एनर्जी पूरी मिल जाएगी। उसमें एनर्जी बनाई किसने? उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किसने चेंज किया? प्लांट्स ने। तो प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं, मम्मी जी खाने को कन्वर्ट करते हैं आपके टेस्ट के लिए, ताकि आपको स्वाद लगे खाना। आलू के पराठे जैसे आलू के पराठे, सिंपल आलू को भी एनर्जी मिल जाएगी आपको, गेहूं से भी आलू में एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन स्वाद तो वैसा आलू आज खा के आया हूँ सुबह सुबह, पता है आपको, तो बता रहा हूँ मैं। ओए गरम गरम आलू के पराठे, हल्का हल्की सी ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी, उस पर डाला हुआ बटर बहुत सारा, ओहो साथ में दही की कटोरी। वे खा के आया हूँ अभी, लेकिन फिर भी तो याद आ रही है मुझे। और वैसे बच्चे हुए पराठे शाम को जाके खाऊंगा। अभी अपन बात करते हैं कंज्यूमर, कंज्यूम करूंगा उसको मैं घर जा करके। अपने यूनिवर्स में कंज्यूमर कौन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एनिमल्स एंड अदर बीइंग प्ले द रोल ऑफ कंज्यूमर। जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे के सारे क्या है भाई? कंज्यूमर है। प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर, वो अपन क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। अपन कंज्यूम करते हैं, अपन उसको निपटाते हैं। बिकॉज दे टेक फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स, गिरता में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड लेते हैं। अपन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। डायरेक्ट प्लांट्स पत्ते खा जाएंगे, मतलब पत्ते डायरेक्ट मटर खा लिया, डायरेक्ट गाजर खा लिया उखाड़ करके, या अपन ने उसे खाना प्रिपेयर कर कुराई खा लिया, जैसे भी खा लिया। या आपने कुछ नॉनवेज भी खा रहे हो, चिकन खा रहे हो या मटन खा रहे हो, तो वो भी तो साला उसने बकरे ने वो खाया होगा पहले उसको, फिर आपने उसको खाया होगा। किसी की बातें नहीं करते, गंदी बातें नहीं करते, अच्छी बातें करते हैं। फिर अगला आता है डिकम्पोजर। तीसरा पार्ट आपके बायोटिक कंपोनेंट का है डिकम्पोजर। नाम समझ में आ रहा होगा, डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोज। बैक्टीरिया एंड फंजाई प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स एज दे डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने नोटिस किया होगा कि कोई प्लांट है ना,
वो पेड़ टूट के गिर गया, तो थोड़े कुछ महीनों बाद में आप देखना 1-2 साल के अंदर अंदर जिस जगह पे टूट के गिरा हुआ है ना, वो धीरे धीरे अपना गायब होने लगता है, खत्म होने लगता है, गायब हो जाएगा। आपने देखा होगा कोई जैसे जानवर मर जाता है, मरने के बाद में उसको कोई साइड में जंगल में फेंक दिया उसको, है ना, रोड के साइड में से फेंक देते हैं, तो हाईवे को टक्कर लग जाती है, साइड में कर देते हैं उसको। तो थोड़े टाइम बाद में देखोगे आप, धीरे धीरे उसको जो बड़े बड़े जो भी टुकड़े होते हैं वो तो बड़े जानवर खा जाते हैं, कुत्ते वगैरह खा जाते हैं, पर धीरे धीरे जो बचा कुचा मामला है वही पूरा पूरा गायब हो जाएगा वहां से। वो गायब कैसे हो गया, वो डिकम्पोज कैसे हो गया? तो ये बैक्टीरिया फंजाई मिलकर उसको खा जाते हैं, निपटा देते हैं, पूरा पूरा एकदम उसको वापस मिट्टी बना देते हैं, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो यूनिवर्स में तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? प्रोड्यूसर भी है, बनाने वाले भी हैं, कंज्यूमर भी, उसको कंज्यूम करने वाले भी, फिर बचा कुछ मामला है साफ सफाई करनी हो तो उसको डिकम्पोज करने वाले भी हैं। ये सारे सारे क्या हैं भैया? ये सारे सारे हैं बायोटिक कंपोनेंट। बोलो वापस से, बायोटिक कंपोनेंट बोलो, बायोटिक कंपोनेंट। चले आगे, चलो आगे। अब बात कर रहे हैं अपन फूड चेन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फूड चेन। क्या होती है भैया ये? फूड चेन इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी बात की अपन ने कि सन से एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस से, प्रोसेस से, और फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन? प्लांट्स करते हैं। तो उसके बाद में वो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे कैसे अलग अलग एनिमल्स में होता है इस इकोसिस्टम के अंदर, उसको अपन बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं भैया? फूड चेन। ठीक है। ऑल्सो फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ साइकिल इन विच हु इट्स हु, या सो ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा साइकिल जिसमें अपन बता रहे हैं कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको सल्टा रहा है। अंडरस्टैंड? तो वो सो क्या बोलते हैं अपन? फूड चेन। ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस पूरे अपने इस अर्थ के ऊपर जो सन है, या अपने सोलर सिस्टम के अंदर पूरे में ही जो अपना क्या कहते हैं उसको, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो सन है। सन से ही सारी एनर्जी अपने को मिल रही है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी बताया मैंने आपको, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो सन से लाइट लेते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं? वो केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है। When an animal takes food, this energy supplied to the animal and the process goes on. फिर कोई एनिमल उसको खाता है तो वो एनर्जी उस प्लांट में से उसमें चली जाएगी, फिर उस एनिमल को किसी ने खा लिया तो वो एनर्जी उसमें से उसमें चली जाएगी, फिर उसको उसने खा लिया तो उसमें से उसमें चली जाएगी। कैसे रोहित शर्मा ऐसे बातें कर रहा हूँ सर, उसमें से उसमें वो हो गया, उसमें से उसमें हो गया, बट आप समझ गए। और समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी ब्रो, इजी है। जैसे कि सबसे पहले सिंपल देखो, एक सिंपल सी फूड चेन की बात करते हैं अपन। सन जो है वो क्या हो गया? आपके अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में से जो है सबसे पहले एनर्जी आई, किसके पास आई? इस प्रोड्यूसर के पास में। इस ग्रीन प्लांट ने यहां से सन की लाइट ली और फिर क्या कर दिया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी और इसमें एनर्जी बना दी। फिर ये ग्रास हॉपर जाकर के इस ग्रास को खा गया, तो इसमें से एनर्जी इसमें से चली गई। अब इसने जो एनर्जी बनी थी सन से, वो एनर्जी कहां ट्रांसफर होकर के कहां आ गई? इस ग्रास हॉपर के पास आ गई। ठीक है। फिर इस फ्रॉग भाई साहब ने इस ग्रास हॉपर को सल्टा दिया, तो ये ग्रास हॉपर से एनर्जी फिर इन फ्रॉग के पास चली गई। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसके अंदर? फूड चेन के अंदर। किसके अंदर होता है? फूड चेन के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सबसे पहले ये तो हो गया आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर इसको जो प्लांट्स जो अपन एनर्जी बना रहे हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नहीं, सॉरी, प्रोड्यूसर। फिर जो सेकंड नंबर पे इसको खा रहा है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो ग्रास हॉपर है वो क्या है? आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है। ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर को खाने वाला कंज्यूमर हो गया। जो सेकंड नंबर पे उसको वापस खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। फिर फ्रॉग को भी कोई खाएगा वो टर्शियरी कंज्यूमर होता है। ठीक है। और लास्ट में वो जो होते हैं ना, वो आपके डिकम्पोजर, वो तो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते हैं ना, वो इनको खाने वाले नहीं होते, वो उनको मरने के बाद खाते हैं डिकम्पोजर तो। ठीक है। जैसे कि फोटो देखो, ग्रास है, प्रोड्यूसर है, सन से लाइट लेकर क्या बना दी इनने? एनर्जी बना दी भैया। क्या बना दी? एनर्जी बना दी। ठीक है। अरे कलर चेंज नहीं हुआ मेरा, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? ये दिख रहा है नहीं? फोटो दिख रही है? वापस दिखाऊंगा, बड़ी करके करूँगा इसको, ये कर देता हूँ। भाई लोगों के लिए इतना क्या ही दिक्कत है, लोड नहीं लेना। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमारा बिहार में। वैसे मैं राजस्थान में हूँ बट फिर भी आइए ना हमारा राजस्थान में। ये देखो आप, तो ये क्या है? तो सन से लाइट ली किसने?
घास ने लाइट ली और फिर इसके बाद में इसको ग्रास ऊपर ने खाया, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। इसको खाया आपके फ्रॉग ने, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इस फ्रॉग को खाया इस स्नेक ने, ये क्या हो गया आपके टर्सरी कंज्यूमर। इस स्नेक को खा लिया इस ईगल ने, इसको अपन क्या बोलते हैं एपेक्स प्रेडेटर। जो लास्ट में सबसे ज्यादा खाता है वो एपेक्स प्रेडेटर। वैसे इंसान होते हैं प्रेडेटर, पता है आपको। इस फूड चेन का जो सबसे मालिक कौन है? इंसान। फूड चेन सबसे ऊपर कौन है? इंसान। इस फूड चेन के अंदर सबसे हाईएस्ट पावरफुल इंसान आदमी कौन है? आदमी मतलब कि एनिमल कौन है? इंसान। ठीक है, इंसान तो ईगल को भी हटाते हैं, इंसान सबसे बड़ी कुछ ही नहीं है। बहुत खराब जाती है साली इंसान तो। फिर जैसे यहाँ से इसको खा रहे हैं तो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है। यहाँ से एनर्जी आई थी, यहाँ से एनर्जी के पास चली गई, यहाँ से एनर्जी इसके पास चली गई, यहाँ से एनर्जी इसके पास चली गई, यहाँ से एनर्जी इसके पास चली गई। इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में। मेन बात ये है, ये समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बात को तो याद रखते हैं कि भाई फूड चेन में एक एनिमल्स उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है। ये बात भी ठीक है, बट याद रखने वाली बात ये है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में। ये वाली बात याद रखने वाली बात है। बात समझ में आ रही है? ये जी चले आगे, चलो आगे। अब बात कर रहे हैं अपन ट्रॉपिक लेवल की। क्या होता है भैया ट्रॉपिक लेवल? ये ट्रॉपिक लेवल्स आर द वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। अलग अलग स्टेप्स हैं जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको अपन ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। हर्बीवोरस जो है वो हर्बीवोरस जो हो गए वो आपके क्या हो गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। और कार्निवोरस जो हो गया वो हो गया आपके कहते हैं उसको थर्ड जो है ट्रॉपिक लेवल हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसको समझो कि ये हर्बीवोरस पता है ना आपको, जो हरे पत्ते वगैरह पेड़ पौधे वेजिटेरियन लोग हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी जो आपका फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर मतलब कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह हरे पत्ते, वो क्या हो गया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में क्या आते हैं? हर्बीवोरस आते हैं। क्या आते हैं? हर्बीवोरस आते हैं आपके सेकेंडरी इसके अंदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं आपके थर्ड के अंदर आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? थर्ड के अंदर, जो कि इनको भी खा रहे हैं वापस से। ठीक है, जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर से ऐसे कंज्यूमर फिर सेकंड कंज्यूमर फिर ट्रेंच कंज्यूमर, तो आपने पढ़ लिया था अभी इसको खा रहा है, उसको खा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये जो लेवल्स हैं इनके, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ओके जी, क्लियर है? अब आप सोच रहे हो कि सर ये ट्रॉपिक लेवल आप इससे भी तो बना सकते थे। यहाँ लिख देते प्रोड्यूसर, यहाँ लिख देते प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ लिख देते सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ लिख देते टर्शियरी कंज्यूमर। या आपने ट्रायंगल शेप में क्यों बनाए? क्यों बनाया पता है किसी को? नहीं पता तो ब्रो बताएगा, टेंशन नहीं लेनी, बताऊंगा लेकिन बाद में। सस्पेंस अभी समझ में आ गया? चले आगे, चलो आगे। फिर बात कर रहे हैं अपन फूड वेब की। फूड वेब क्या होता है कि एक फूड चेन है कि भाई जैसे अभी बात की थी अपन ने कि प्लांट को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को ईगल ने खाया। ये एक आपकी फूड चेन हो गई, एक लाइन हो गई। अब मान लो कि इसको क्या कहते हैं? ग्रास होपर को मेंढक ने खाया, मेंढक को कोई और सांप की जगह नहीं खाया, कोई और उठा के ले गया। ठीक है, मान लो कि उसको स्नेक ने खाया, फिर स्नेक को ईगल खाने वाली थी। इस ईगल के खाने से पहले स्नेक को आपके क्या कहते हैं उसको? स्नेक और कौन खाता है? मोर खा गया। जस्ट इमेजिन मोर खाते हैं सांप को, है ना? तो मतलब कि वो एक अलग उसकी चेन चल रही है कि उसने उसको खाया था, उसने खाया था, बीच में मोर आ गया। तो ऐसे मान लो कि एक फूड चेन चल रही है, ये इसने इसको खाया, ये इसने इसको खाया, ये इसने इसको खाया, ये इसने इसको खाया, ये इसने इसको खाया। ऐसे ही ये इसने किसी और को भी खाया होगा, इसने किसी और को भी खाया होगा, और इसको फिर कोई और खा गया ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो कि इसने भी किसी और को भी खाया होगा, किसने किसी और को खाया होगा, इसने भी किसी और को खा लिया होगा ऐसे। तो ऐसे अलग अलग ये एक फूड चेन हो गई, ये एक फूड चेन हो गई, ये एक फूड चेन हो गई, और भी फूड चेन जो है आपस में मिक्स हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं? फूड वेब। समझ में कॉमन सी बात है कि वो चेन बन के वेब बन गई, जाल बन गई एक तरह का, है ना? तो देयर कैन बी मेनी फूड चेन्स विच आर इंटरलिंक्ड एट वेरियस लेवल। अलग अलग लेवल के ऊपर वो इंटरलिंक होती है, कहीं भी किसी भी लेवल पे हो सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग प्राइमरी पे खा जाए, हो सकता है सेकेंडरी पे खा जाए, टर्शियरी पे खा जाए, कहीं भी खा सकता है। तो इसमें फूड चेन फ्रॉम ए फॉर्म ए नेटवर्क विच इज कॉल्ड फूड वेब। तो उस फूड चेन से एक नेटवर्क बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं फूड वेब। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है? घास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रास होपर को बर्ड भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। तो ये होता है, ये एक अलग चेन बन गई, ये एक अलग चेन बन गई, तो दो चेनें आपस में इंटरलिंक्ड हो गई, है ना? अब ये एक और चेन बन गई इधर से, ये इसको भी खा सकता है तो ये एक और चेन बन गई ऐसे, ये इसको भी खा सकता है तो ये एक और चेन बन गई ऐसे। तो सिर्फ 3-4 अलग अलग चेन मिक्स होकर के क्या बना देती है? फूड वेब। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, देयर कैन बी मेनी फूड चेन्स व्हिच आर इंटरलिंक्ड एट वेरियस लेवल, दिस मे फूड चेन
फॉर्म ए नेटवर्क विच इज कॉल्ड फूड वेब, एक लाइन की डेफिनेशन है। बाकी समझ में तो आपको आ ही चुका है, इतने समझदार तो आप हो ही, मेरे को तो बचपन से पता है, मानते नहीं हो आप लोग कि आप लोग समझदार हो। फिर अपने इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, नाम है 10% लो। क्या नाम है? 10% लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने ट्रॉपिक लेवल जो है वो ट्राइंगल शेप में क्यों बनाया था, मैंने रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में क्यों नहीं। 10% लो क्या कहता है? 10% लो ये कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ टोटल फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ही आपके एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि कोई प्लांट है, उसने कुछ 100 जूल एनर्जी बनाई होगी खाने में, अब उसको जो ग्रास होपर खाएगा उसको उसकी 10% ही मिलेगी, मतलब उसको 10 जूल एनर्जी ही मिलेगी। बाकी उस प्लांट को खुद को भी तो चाहिए, वो भी तो बड़ा हो रहा है, उसकी भी तो ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे वो एनर्जी लगाता है। बात समझ में आई? द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस टाइप की लाइफ प्रोसेस के अंदर यूज होती है। मान लो जैसे कि एक चिकन है, चिकन समझते हो? एक चिकन की बात नहीं करूंगा, वेजिटेरियन बच्चे होंगे वो सारे चिकन की बात नहीं करते। जैसे कि मान लो कोई सांप है, ठीक है। अब सांप है, उस सांप ने एक फ्रॉग को खा लिया था। क्या खा लिया था? इस फ्रॉग को इस सांप ने खाया, इसने खा लिया। तो इसके पास जितनी एनर्जी थी इस फ्रॉग के पास में, जितनी इसने बनाई है, उसको खाने के बाद इसमें से केवल 10% एनर्जी ही इसको मिलेगी, बाकी सारी की सारी एनर्जी तो खुद भी यूज कर देगा ऐसे। समझ में आ गई? अब इस सांप को मान लो किसी ईगल ने खा लिया, इसको किसने खा लिया? एक ईगल ने खा लिया। अब बोलोगे सर क्या रोएंगे, ना तो ये फ्रॉग लग रहा कहीं से, ना ये ईगल लग रहा कहीं से, ना ये सांप लग रहा कहीं से, पर आप भावनाओं को समझ गए ना, मेरी भावनाओं को समझो। तो अब ये यहां से केवल जो है 10% एनर्जी ही इस ईगल के पास पहुंचेगी। बात क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखो, आपकी ग्रास है, जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं कि 1,00,000 जूल है, 1,00,000 जूल जो है क्या है, उस ग्रास ने एनर्जी बनाई कहां से? सन से, ठीक है। अब उसको इसने खा लिया गोट ने, गोट GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इस गोट ने, बकरे ने इसको खा लिया, तो 1,00,000 का केवल 10% ही इस गोट को मिलेगा। 1,00,000 का 10% कैसे निकालते हैं तो आपको आता ही है, इंटू 10/100 करते हैं, 00 से 00 कर जाएगा, तो ये आएगा आपके 10,000। कितना आएगा? 10,000 जूल एनर्जी ही मिलेगी केवल और केवल इस गोट को, बाकी सारी ग्रास खुद यूज करेगी। अब इस गोट को मान लो कि लोयन ने खा लिया, तो लोयन को वापस इसी केवल 10% ही मिलेगी। तो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं? अपॉन इंटू 10 इंटू 100 करते हैं, 00 00 कैंसिल हो गया, इंटू 1000 आएगा। 1000 जूल एनर्जी ही मिलेगी किसको? लोयन को। इसलिए अपन ने वहां पे वो ट्रायंगल बनाया था, क्योंकि जब मान लो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें जितनी एनर्जी होगी उस सेकंड वाले में उससे कम होएगी, थर्ड वाले में उससे कम होएगी, फोर्थ वाले में उससे कम होएगी। एनर्जी का लेवल है वो आगे जाके कम होने लग जाता है ट्रॉपिक लेवल के अंदर। क्यों होता है ऐसा? आपके 10% लो के हिसाब से। क्लियर है? आई होप आपको 10% लो जो है कोई पूरा समझ में आ गया होगा। कोई नो कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं है? चलो आगे भैया। तो ये जो एनर्जी फ्लो का आपके सिस्टम है, इसको आप कैसे समझ सकते हो इन 3 स्टेप से, उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला है लीनियर फ्लो। जो एनर्जी का फ्लो होता है आपके इस इकोसिस्टम में, आपके फूड चेन में हो चाहे फूड वेब में हो, उसको आप कैसे समझ सकते हो? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज लीनियर और यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा लीनियर होता है और यूनिडायरेक्शन होता है, डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपके फूड चेन के अंदर उस गोट से एनर्जी उसमें किस में आ गई है? लोयन में। वापस से लोयन से गोट में एनर्जी नहीं जा सकती किसी भी तरीके से। मान लो कि आपके उस सन से एनर्जी आई थी उस प्लांट में, वो प्लांट से वापस से वो ट्रांसफर किसी भी तरीके से किसके अंदर? सन के अंदर नहीं कर सकता। तो अनरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होता और एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो चलता है। द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स डज नॉट रिवर्ट टू द सोलर इनपुट। जैसे कि प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी बनाई है वापस सोलर सिस्टम, वापस सन के पास नहीं जाएगी, वो नॉट पॉसिबल।
ऑल्सो द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स। वापस जो हर्बीवोरस ने खा लिया, जो ग्रास हॉपर ने खा लिया, या अपन ने भी हर्बीवोरस ही है, अपन भी अपने खा लिया, तो वापस से एनर्जी उस प्लांट को अपन नहीं दे सकते। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, at every step in a food chain the energy received by the organism is also used for its own metabolism and maintenance। जितनी एनर्जी वो लेता है, चाहे वो प्लांट सोलर से ले, सन से ले, या प्लांट से अपन ले, या अपने से कोई और ले, वो उसमें से बहुत सारी एनर्जी, कितनी बड़ी एनर्जी, 90% एनर्जी खुद यूज करता है। खुद यूज करता है 90% एनर्जी अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। द लेफ्ट ओवर इज पास्ड टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। केवल जो आगे वाली 10% है वही आगे बची हुई है, वही आगे ट्रांसफर होती है। दिस एनर्जी फ्लो डिक्रीज विद द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। इसलिए जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, वो कम होती है, एनर्जी लेवल जो है उसका कम होता रहता है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय 10% फ्लो ऑफ एनर्जी। इसलिए आपके जो ट्रॉपिक लेवल है उसका लेवल कम होते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं उसका लेवल कम होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। 10-12 लोग नहीं होते फूड चेन के अंदर। ट्रॉपिक लेवल के अंदर ऐसा नहीं होता कि ट्रायंगल वो बड़ा था, ट्रायंगल उसमें 15-20 बना दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही तो इतना एनर्जी बचती नहीं लास्ट में जाकर के। ठीक है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाने में बहुत कम एनर्जी जो है वो बचती है। ओके जी, क्लियर है जी। चलें जी आगे, चलो जी आगे। इसलिए तो पता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको वैसे एनर्जी कमी चाहिए होती है। जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी तो सर्वाइव कैसे करते हो, समझ रहे हो, सब बातें जुड़ी हुई है। अब एक क्वेश्चन देखो है, वाई देयर कांट बी मोर देन 3 or 4 मेंबर्स इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर 3 से 4 से ज्यादा लोग क्यों नहीं होते कभी भी? अपने कॉमन सेंस से आंसर दीजिए टाइम स्टैम्प के साथ में कि सर ये मुझे पता है क्यों नहीं। पता है क्या आपको? नहीं पता, प्रो बताएगा, टेंशन नहीं लेनी। इन अ फूड चेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी पास फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो मान लो भी जैसे बात की थी अभी अपन ने, वो शेयर चीते वाली, शेयर बकरी वाली। ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर है? इसके अंदर 3 मेंबर है, 1 2 3। ठीक है। ग्रास को इसने खाया, गोटना। अब अपन 1 लाख जूल मान रहे हैं ग्रास के पास में, 10,000 के पास में कहीं लोयन को। अब जस्ट इमेजिन लोयन को भी अगर कोई खावे तो उसके पास में इसकी भी केवल 10% एनर्जी आएगी। तो कितना कितनी आएगी? केवल 100 जूल ही आएगी। ठीक है। और 100 जूल बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। मैं यहाँ पे इस पेन को उठा करके यहाँ रख दूँ, इतना कितना जूल खर्च कर दिए मैंने। आपको पता है ना एनर्जी जो करेंसी होती है जूल बहुत कम होता है, इसलिए अपन किलो जूल कितना नापते हैं इसको। फिर मान लो कि इसको भी जिसने शेयर को खाया था उसको भी किसी ने खा लिया, तो उसके पास तो केवल कितनी 100 जूल, तो यार उसके पास केवल 10 जूल एनर्जी आएगी। भाई 10 जूल तो कुछ ही नहीं है। उसको कोई खाएगा उसको केवल 1 जूल एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जित आगे आगे जाने पर एनर्जी कम हो जाती है, तो आगे पॉसिबल नहीं है कि वो आगे वाला बंदा सर्वाइव कर पावे। इसलिए फूड चेन कभी ज्यादा लंबी नहीं होती है। फूड चेन हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। इफ देयर सो हैपन दैट ए मेंबर व्हिच इज 5th 6th और अबव इन द फूड चेन विल गेट एनर्जी मे बी इनसफिशिएंट टू सर्वाइव। तो मान लो कि 5वें 6वें 7वें नंबर पर है, 6th and 7th नंबर पे है फूड चेन के अंदर, उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो सर्वाइव भी कर पाए, जिंदा भी रह पाए। इसलिए फूड चेन के अंदर ज्यादा मेंबर नहीं होते। क्या नहीं होते? ज्यादा मेंबर नहीं होते। फिर बात कर रहे हैं अपन की बैलेंस इन द इकोसिस्टम। देयर इज अ डेलिकेट बैलेंस इन एन इकोसिस्टम एज फार एज अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज कंसर्न्ड। आपके इस पूरे ही यूनिवर्स के कम से कम अर्थ में तो बात कर लेते हैं ना, वैसे यूनिवर्स में भी है लेकिन पूरे अर्थ के अंदर तो हम बात कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर जो आपके एनर्जी लेवल हैं, वो एनर्जी लेवल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आप किसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म एक बैलेंस बना के रखते हैं। किसी भी ट्रॉपिक लेवल के अंदर कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री देखी थी शायद, मैंने को डॉक्यूमेंट्री देखी थी वो 2-3 साल पहले, याद नहीं आ रही ढंग से मुझे। उस डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि ऐसे बताते हैं कि अगर केवल ये मधुमक्खियां होती है ना, बीज, केवल आपकी मधुमक्खियां इस पूरी दुनिया से एक बार में गायब हो जाए तो इस दुनिया के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई साहब, पूरी वो लास्ट में बताते हैं पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। केवल मधुमक्खियां आपकी दुनिया से खत्म हो जाए तो
धीरे धीरे कैसे वो सीक्वेंसेस काम करती है, कैसे कैसे आपको वो अलग अलग चीजें, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट डालती है, वो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, क्या मतलब कैसा ही गायब हो जाएगा। क्योंकि वो इकोसिस्टम के अंदर वो बैलेंस होना जरूरी है हर ऑर्गेनिज्म का। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कैन डिस्टर्ब द बैलेंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज भी और डिक्रीज भी सारा का सारा सिस्टम बिगाड़ सकता है, किसका, इकोसिस्टम का। क्लियर है, क्लियर है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया आपने कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द डियर्स आर किल्ड फ्रॉम द फूड चेन, ग्रास डियर लॉयन, ग्रास डियर लॉयन। इस वाले अपन फूड चेन की बात कर रहे हैं ना, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया। इस फूड चेन में से मान लो डियर को हटा देवे अपन, गायब कर देवे, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा भैया। इफ ऑल द डियर्स आर किल्ड इन द जंगल, द लॉयंस वुड बी लेफ्ट विद नो फूड, तो फूड तो वो खा ही नहीं पाएंगे लॉयंस। अब ये मत बोलना कि सिर्फ डियर के अलावा दूसरे जानवर खा ही सकता है, खा सकता है। अपन इस बार एक बार भी इस फूड चेन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि वो डियर खा रहा है मान लो, तो डियर तो फिर शेर तो खत्म ही हो गए, तो शेर ही भूखे मर जाएंगे, फिर आपस में तो दूसरों खाएंगे नहीं, कितने लड़ूला कितने खा जाएंगे वो, इतना तो यूं भी नहीं से लड़ खा सके वो। दिस वुड इंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ लोयन, तो पहली बात तो लोयन का एग्जिस्टेंस भी गायब हो जाएगा। Once the lions and deer would be finished, it would result in population of explosion of green plants। और जब ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा वहां पे ग्रीन प्लांट्स बढ़ जाएंगे, डियर भी खत्म हो गए, लोयंस भी खत्म हो गए, और बहुत सारे वहां पे ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। और बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होना भी अच्छा नहीं होता, पता है। जैसे कि जो अच्छी जगह जहाँ मान गार्डन है, गार्डन के अंदर मान लो कि आपके वो घास की कटिंग ना करे, पेड़ पौधे कटिंग ना करे, तो क्या वो उतने अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे जैसे वो करना चाहिए, नहीं कर पाते। उनकी टाइम पे कटिंग करनी पड़ती। बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ग्रीन प्लांट होना भी आपके इस नेचर के लिए वो खतरा है, वो खतरा है। वो वहां की जमीन को खत्म कर देते, वहां सोइल है, वहां जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे सारे लेके बाद खींच लेंगे, वो दूसरी जगह काम ही नहीं आ पाएगी, दूसरी जगह और सोइल काम ही नहीं आ पाएगी। तो इससे बहुत सारे और रीजन है कि ग्रीन प्लांट्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा भी ये होना चाहिए कि भाई साहब ग्रीन प्लांट्स ही ग्रीन प्लांट्स हो गए सब तरफ। तो ये सब बैलेंस होना जरूरी है ना, कि इतने प्लांट्स भी होने चाहिए, उतने हर्बीवोरस भी होने चाहिए, उतने कार्निवोरस भी होने चाहिए, सारे के वो प्रोड्यूसर और क्या कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सबका बराबर बराबर बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। इस चैप्टर में है ना, मतलब कि देखो वैसे तो भाई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो तो एक तो आपका 10% लो है और एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, दोनों पढ़ लो। बाकी फूड चेन, फूड वेब और आगे अपन पढ़ेंगे वो ओजोन लेयर डिप्लेशन और वो रिसाइकल रीयूज वगैरह, वो सब तो इजी है ना, वो सब तो आपने पहले पढ़ भी रखा है पुरानी क्लासों के अंदर, तो आप कर लोगे। पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और 10% लो ये अच्छे से पढ़ना, ये भी बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन एक बार बाकी के लेवल के हिसाब से देखा जाए अपना तो ये इंपॉर्टेंट लगना है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल आपके सब्सटेंस होते हैं, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। अपना 10% लोग क्या बोल रहा है कि एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे कम होती है, केवल 10% एनर्जी जाती है। ये कह रहा है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो बढ़ते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे बढ़ जाते हैं। दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन हार्मफुल सब्सटेंस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। इस हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल इन फाउंड इज टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमन ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चेन। और ये सबसे ज्यादा किसमें होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हाईएस्ट जो है किसमें होता है, वो ह्यूमन में होता है। क्योंकि भाई फूड चेन का शहंशाह तो कौन है, ह्यूमन है। तो ऊपर फूड चेन में ऊपर ह्यूमन ही आते हैं, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर भी अपना है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने मान लो कि कोई प्लांट ही खा लिया आपने, कहीं गाजर खा लिया, इसमें कीड़े लगे हुए तो उसमें कोई बीमारी थी। अब जैसे वो गाजर की उस बॉडी के अंदर जब तक वो वायरस थे, वो बैक्टीरिया थे जो कि उसको खराब कर रहे थे, उनको वो छोटा शरीर मिला हुआ था, उनको वहां पे वो अपना सर्वाइव कर रहे थे, अपनी बॉडी में आते देखें भाई साहब कहाँ जन्नत में आ गए। यहाँ तो वैसे माहौल ही गजब है, माहौल पूरा वेवी हो रखा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, माहौल वेवी हो रखा है। वैसे अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग सारे सेल्स हैं जो पता नहीं क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, यहाँ माल जा रहा है, वहां से माल आ रहा है, और चल रही धड़कन चल रही, खून बह रहा, भाई साहब मजे आ रहा है एकदम। तो उन वायरस को मजा आ जाएगा, वो कहेंगे भाई साहब व्हाट इज जन्नत, कहाँ गए हम, जन्नत में आ गए। तो वहां पे फिर वो अपने आप को बढ़ाएंगे, वो अपने आप को
पूरे लेवल के ऊपर है वो ग्रो करवाते हैं। मान लो किसी चिकन के अंदर, मुर्गे के अंदर कोई बीमारी थी, और उस मुर्गे को किसी इंसान ने खा लिया, तो उस मुर्गे के अंदर छोटा शरीर था, वहां पे भी उसका था, उसको मजा आ रहा था उसको, ठीक है। अब मान लो किसी, जैसे वैसी बात करते हैं, जैसे किसी एक अनाज के दाने में कोई था, तो अनाज के दाने से वो मुर्गे में जाएगा तो उसको और बड़ा मजा आएगा, तो भाई साहब इतना बड़ा शरीर, छोटे से दाने में कहाँ बैठा था मैं, इतना बड़ा शरीर, एकदम खाने पीने की चीजें मस्त मस्त आ रही, इतना बड़ा शरीर, मजा आ जाएगा। जो मुर्गे को मान लो इंसान ने खा लिया, इंसान ने तो भाई साहब स्वाद ही स्वाद, वो तो कहेंगे भाई कहाँ आ गए अपन, जन्नत में आ गए अपन, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से। क्लियर है, क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने में। अपन बात कर रहे हैं सब्सटेंस के बारे में। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं अपने इस इकोसिस्टम के अंदर, अपने इस ब्रह्मांड के अंदर, अपनी इस धरती के ऊपर। आप बोलोगे सर बात आते हैं ब्रह्मांड और यूनिवर्स पे ले जाते हो, अरे रुको रुको, अरे यार मैं ज़्यादातर ये पता रहता हूँ कॉस्मोस और साइंस, स्पेस वगैरह और क्या 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 क्या, तो स्पेस पढ़ते पढ़ते मैं यूनिवर्स ब्रह्मांड चले जाता हूँ बार बार। अभी अपन बात करते हैं अर्थ की, किस बात कर रहे हैं अभी अपन बात कर रहे हैं अर्थ की। तो अर्थ के ऊपर दो तरह के सब्सटेंस है अपने, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होते हैं भैया, सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो अपने जो नेचुरल डिकम्पोजर है ना, वो बैक्टीरिया फंजाई, वो जिसको आसानी से बायोडिग्रेड कर सकते हैं, सल्टा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कचरा गायब कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वो सारे सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि मान लो कि वेजिटेबल पिल, आप जो सब्जी खाते हो, जो फ्रूट खाते हो, उनके जो छिलके होते हैं वो, डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैंने बताया ना आपको कि कोई प्लांट है वो टूट के गिर गया, कोई एनिमल है वो मर गया, तो वो जो उसके बचे हुए अवशेष हैं, बचे हुए क्या कहते हैं उसको, बॉडी पार्ट्स हैं, उसको ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, जैसे कि आपके प्लास्टिक्स हो गई, जो कि आपकी प्लास्टिक खराब ही नहीं हो, गलती भी नहीं है, तो पता है आपको ना, डिग्रेड नहीं होती है। एक प्लास्टिक को आप एक मैदान पर रख दो, उसी ग्राउंड के ऊपर उसको जमीन में गाड़ दो, चलो जमीन में एक आप किसी जानवर की बॉडी आपने गाड़ दिया, आप देखो 4-5 साल में पूरी गले खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचेगा, उसका मामला ही नहीं बचेगा, पेड़ को वो भी कुछ नहीं बचेगा। बट आप प्लास्टिक रख दो, खोद के निकालोगे वापस व्यवस्था से निकल जाएगा वो। तो इसका मतलब वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वो डिग्रेड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। ओके जी, तो क्या करना चाहिए अपने को, ये जो वेस्ट डिस्पोजल है इसको कैसे अपन मेंटेन करें, तो उसके लिए पहले आपको वो बात पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, पता होने के बाद में भी आपको दुनिया भर में जितना भी वेस्ट है उसका मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए 4 R है अपने पास में, ट्रिपल R नहीं है राजा मौली वाली साहब की, 4 R। कितने हैं, 4 R। इस 4 R से आप है ना आपका वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से सीख सकते हो, यूज भी ला सकते हो, काम भी कर सकते हो। कौन से होगी, तो रिड्यूस हो गया, रिसाइकल हो गया, रीयूज हो गया और रिकवर हो गया। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। वापस बोलो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर क्या होते हैं, बात करें इसके बारे में। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन रिड्यूस, द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग वेस्ट बाय यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड मेकिंग माइंडफुल कंजप्शन। मतलब कम से कम पहले ही वेस्ट जो है आप कम ही करो, रिड्यूस करो, है ना। द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग वेस्ट, मिनिमम वेस्ट जो है आपका प्रोड्यूस हो तो उसको मैंने बोलते हैं रिड्यूस। दिस कैन इंक्लूड यूजिंग लेस प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक का यूज कर सकते हो आप। घर से कपड़े के थैले लेके जो आप सामान लेने जा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हो। एंड ऑप्टिंग फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो ज़्यादा टाइम तक चले उनका यूज करो, तो फिर क्या होगा, वैसे ही वेस्ट जो है वो कम से कम होगा। तो पहला काम ये हो गया, पहले ही वेस्ट जो है कम करो। सेकंड, रीयूज, जो वेस्ट आपको पिक करना ही पड़ा आपको, वो तो वेस्ट प्रोडक्ट बन गए, उसको आपस रीयूज भी कर सकते हैं। इट इज कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन, जैसे कि न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवलप, अखबारों का यूज कर सकते हैं एनवलप बनाने के लिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड सेपरेटली इन 2 डिफरेंट डस्टबिन। तो अलग अलग डस्टबिन के अंदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को छांटना चाहिए, ताकि जो डिग्रेडेबल है उनको अपन वापस से डिकम्पोज कर सकते हैं, उनसे मैन्योर वगैरह बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं।
जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका किसी अलग तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मम्मी है ना, वो सब्जी की जो थैलियाँ होती है ना, हम सब्जी लेके आते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह, तो हमारे घर पे क्या है कि किचन के पास मम्मी ने एक ऐसा रख रखा डिब्बा, तो उसके अंदर क्या है कि वो जितनी भी थैलियाँ आती है उस थैलियाँ वहाँ रख देते हैं वापस से, क्योंकि सब्जी थैली वो तो सब्जी लेके उसमें खराब तो होती नहीं है, तो वैसे भी तो क्या वापस रख दी। अब वो वापस से घर पे कुछ काम पड़ गया, ऐसा कुछ सामान लाना पड़ गया, कुछ सामान पैक करना होगा, तो वो वापस से काम आ जाती है। वापस से उसको क्या कर रहे हैं अपन, रीयूज कर रहे हैं। ऐसे को प्लास्टिक के डिब्बे आए, मान लो कुछ सामान लेके आए, तो उसमें वापस मम्मी चाय शक्कर चीनी के लिए यूज कर लेते हैं अपन। मिडिल क्लास लोग में ऐसे ही होता है भैया, सारा यूज हो जाता है हमारे डिब्बे। वो आते हैं ना, वो बर्तन धोने का टब नहीं आता है क्या, उसमें तो नमक रखा हुआ हमारे घर के अंदर। बर्तन धोने छोटा वाला टब आता है, इस बर्तन धोते हैं वाला चंद्र प्रकाश वाला, उसमें नमक रखा हुआ हमारे घर में। चीनी के डिब्बे भी ऐसे ही हैं हमारे। तो इस टाइप से रीयूज कर सकते हैं अपन, है ना, कम से कम उसको मतलब कि आपके पास जो सामान वेस्ट हो चुका है उसको वापस से यूज किया जा सकता है। उसके बाद में रिसाइकलिंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं उसको वापस रिसाइकल करके नए आइटम भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ग्लास होता है, कांच होता है ना, आप ग्लास रद्दी वालों को बेचते हो तो उससे वो वापस से मेल्ट करके उससे नई चीज़ वापस बना लेते हैं। जैसे ये प्लास्टिक्स भी होता है, वो भी बहुत सारे कुछ प्लास्टिक से होती है जो मेल्ट करके वापस से उसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे पेपर होते हैं, तो आप रद्दी में बेच देते हो, तो पेपर को वापस से वो गला करके उससे नए पेपर, आपके जो रफ नोटबुक यूज़ करते हो उस टाइप पेपर बन जाते हैं उससे वापस से, तो रिसाइकल भी किया जा सकता है। लास्ट है आपका रिकवर, एक्सट्रैक्ट एनर्जी और अदर रिसोर्स फ्रॉम वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। जो मटेरियल ना तो रिड्यूस हो सकता है, ना रीयूज हो सकता है, ना रिसाइकल हो सकता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसमें से किसी तरीके से एनर्जी जो है आप बना लो। ठीक है, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट होता है जो भी वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि आपके वो बताया मैंने आपको, वेजिटेबल्स पिल्स वगैरह इस टाइप का जो भी हो गया, गाय के भी गाय गोबर वगैरह इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, प्लांट्स के पत्ते वगैरह हो गए, उन सब को उस वेस्ट में डाला जाता है एक साथ में, और फिर उसमें से जो गैस निकलती है उससे एनर्जी बनाई जा सकती है, उससे लाइट ही बनाई जा सकती है, पता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। इसके अलावा आपको पता है वो प्लास्टिक वगैरह जो है उससे रोड बना रहे हैं बहुत सारी जगह पे, तो उसका भी अपन यूज कर रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं उसी जगह पे, तो वो सब चीजें भी साइंटिफिकली सीख करके फिर उसका यूज किया जा सकता है। तो 4 चीजें हो गई, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। इनसे आप बेस्ट तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट। चले अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। पहले बात करते हैं अपन ओजोन जो कैसे होती क्या है और ये आपके एटमॉस्फेयर में बनती कैसे। फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है, O3। O3 बड़ा लिखा हो, छोटा लिखना, वहां पे ना छोटा लिखना, O3। ओजोन फॉर्म्स नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर थ्रू 2 मेन प्रोसेस। आपके एटमॉस्फेयर में नेचुरली बनती है, कैसे बनती है, 2 प्रोसेस हैं। इन द स्ट्रेटोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू सिंगल ऑक्सीजन एटम्स which then combine with other oxygen molecules to form ozone। क्या होता है कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करती है, जब आपके स्ट्रेटोस्फेयर में आती है तो वहां पर जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को वो तोड़ करके ऑक्सीजन को ऐसे 2 अलग अलग पार्ट में बना देती है। क्लियर है। फिर ये ऑक्सीजन जो आपके दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उस ऑक्सीजन के साथ में मिला करके नया एलिमेंट बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं O3, तो बोलते हैं अपन ओजोन। अल्ट्रावायलेट रेज आपके ऑक्सीजन को तोड़ करके ओजोन बनाती है। समझ में आएगी नहीं ये बात है। ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ शील्डिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। और फिर उसी अल्ट्रावायलेट रेज से आपका जो अर्थ है उसको बचाता है। कौन, ओजोन बचाता है। कैसे बचाता है, जैसे वकांडा मूवी देखिए, वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर ये मूवी का नाम, उस वकांडा फॉरएवर नहीं, मूवी का नाम कुछ और है, ब्लैक पैंथर नाम है ना, ब्लैक पैंथर, वकांडा वाली मूवी। उसके अंदर जैसे वकांडा को बचाते हैं ना, उस शील्ड से भाई साहब थेनोस अटैक करता है और पूरी शील्ड होती है, कुछ नहीं होता उनके। तो वैसे ही एक तरीके से आपके अल्ट्रावायलेट रेज से कौन बचा रहा है आपको, ओजोन बचा रहा है। कौन बचा रहा है, ओजोन बचा रहा है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है बैकग्राउंड के अंदर, मस्त लगा रहा बैकग्राउंड मैंने, है ना। अब हो क्या रहा है, इस ओजोन लेयर का हो रहा है डिप्लेशन। क्या हो रहा है, डिप्लेशन। कैसे हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन इज द रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। आपके ओजोन लेयर की जो कंसंट्रेशन है, जितना वो बड़ी है, वो फैली हुई है,
उसमें थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो रही थी धीरे धीरे। क्यों हो रही डाइल्यूट? देयर आर सेवरल रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, द फॉरमोस्ट इज द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे केमिकल्स की वजह से वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है ओजोन, बट उनमें से सबसे मेन रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर का डिप्रेशन और धीरे धीरे वहाँ पे डाइल्यूट हो रही, धीरे धीरे वहां से वो, जैसे कि बादल होते हैं ना, बादल तो हैं घने बादल, एक होते हैं वो हल्के हल्के बादल, तो धीरे धीरे वो हल्की हो रही है, वहां से क्या हो रही है, हल्की, उसकी डेंसिटी कम हो रही है वहां पे। ठीक है, अब अगर डेंसिटी कम होगी तो क्या हो सकता है? डेंसिटी कम हो तो आपको इट कोज स्किन कैंसर। डेंसिटी कम होगी तो अल्ट्रावायलेट रेस सीधी आपके स्किन के ऊपर आएगी, तो क्या हो सकता है? आपको स्किन कैंसर हो सकता है। कोजेज कैटरेक्ट, कैटरेक्ट हो सकता है, आपकी आंखों का जो क्या कहते हैं उसको, कॉर्निया है, वो खराब हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स, उनके ऊपर डायरेक्टली वो लाइट आएगी अल्ट्रावायलेट, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और जमीन पर रहने वालों के लिए तो है ही है। तो इस टाइप से पूरे ही अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है क्या? ओजोन लेयर का डिप्लीशन। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जिससे इतने सालों से अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही थी ओजोन, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेंसिटी उसकी कम हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा अभी? क्या करना पड़ेगा? उसको बचाना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। बचाने के रास्ते कौन कौन से हैं? तो पहला रास्ता, स्टॉपिंग द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्टकट में बोलते हैं CFC, फुल फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से निकलती है ये? आपको जनरली जो रेफ्रिजरेटर है घर पे, फ्रीज है, एयर कंडीशन है, ऐसी है, उनमें से जो गैस है उसमें से निकलते हैं। ठीक है, बाकी और भी रीजन, बट उसमें से ज्यादा निकलता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उससे होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। उसका सबसे कम से कम अपन किस टाइप से रिलीज, जो रेस इसमें लिखी हुई है शायद इसका, सही है, तो उसकी जो रिलीज है उसको अपन सबसे पहले तो कम से कम कैसे करें? रिमूविंग द पोल्यूटेंट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, किसके लिए? आपके इस ओजोन लेयर के लिए, मतलब इसको खत्म कर रही, धीरे धीरे इसको डाइल्यूट कर रही है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनर का यूज करते हैं अपन धड़ल्ले से भाई साहब। घर में 4 बंदे हैं, 4 लोगों के अलग अलग कमरे हैं, उन 4 लोग अलग अलग कमरे में अलग एसी चल रहे हैं भाई साहब, रईसी फुल। ठीक है, वैसे उससे करने से क्या होगा भाई, एक कमरे में भी तो जुगाड़ कर सकते हैं ना। कम से कम यूज करें अगर एसी का, तो फिर क्या होता है देखो अपने पैसा, वो बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तो सब तरफ एक तरफ पूरी एसी लगे हुए हैं। ऐसे तो फिर मरेंगे सबके सभी, अपन तो मरेंगे पक्का। 60-65 साल से ज़्यादा उम्र में मार नहीं रहा हूँ अपनी, मैं कह रहा हूँ अभी अपनी ज़िंदगी चल रही है, 60-65 साल में मरी जाऊंगा भाई। अपने बच्चे तो पता नहीं कितने क्या जिएंगे, अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका तो मरना तय है। इस हिसाब से अपन चल रहे हैं, उस हिसाब से। तो अब क्या कभी कोशिश की गई है क्या इसको रोकने की? बिल्कुल कोशिश की गई है। In 1987, the UNEP, United Nations Environment Program, succeeded in forging an agreement among different nations to freeze the CFC production on 1986 level. तो 1986 के अंदर ऐसा पता लगा कि भाई इतना जो है आपके ओजोन लेयर जो है खत्म हो चुकी। 1986 कब था भाई? सोचो, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो कभी ख्वाबों में ही नहीं था, मैं घर वाले पापा में भी नहीं होंगे, पता नहीं, इतनी पुरानी बात है। उस टाइम पे पता चल गया था कि भाई ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है हो रहा है, ओजोन लेयर की डेंसिटी कम हो रही है। और 1987 के अंदर भाई साहब बना लिया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और फिर बाद में रोक लगा दी बहुत सारे देशों ने अपने ऊपर कि जो CFC का जो प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल ही खत्म ही करना, CFC प्रोड्यूस ही नहीं होनी चाहिए, बनाओ मत CFC। ठीक है, उसके बाद में एक एग्रीमेंट वाज साइंड अमोंग डिफरेंट नेशंस टू फेज आउट CFC। उसके बाद में बहुत सारे और भी देशों ने इस एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिया, मान लिया कि भाई CFC का प्रोडक्शन ही नहीं करना, बनाने ही नहीं है। और क्या आपके यहाँ पे एसी नहीं बन रहे क्या फ्रीज नहीं आ रहे हैं क्या? 2025 चल रहा है, 1886-1887 की बात है। कितने साल हो गए भैया, कितने साल हो गए? लगभग 40 ईयर्स हो चुके हैं। और भाई साहब और ज़्यादा स्पीड में प्रोडक्शन हो रहा है CFC का। कोई चिंता नहीं कर रहा है अपने आने वाली पीढ़ियों की और अपने धरती मैया की, किसी को चिंता करनी पड़ेगी तो थोड़ी थोड़ी चिंता करना स्टार्ट कर दो, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम भी आने वाले उसकी चिंता भी स्टार्ट कर दो। और चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक के बाद में सब डाल दिया है। अब मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी सब चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन। उससे पहले एक बार पहले पढ़ के आना, रैपिड रिवीजन डालूंगा मैं 15-20 मिनट के एक वीडियो, और छोटे हो सकते हैं, और छोटे हर चैप्टर को रैपिडली निपटा देंगे। और उसके बाद में फिर और कुछ पढ़ना हो तो बता देना मेरे को, सर ये पढ़ना है बता देंगे।
और कुछ बच्चे एसएसटी की डिमांड कर रहे थे, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर, तो अगर बाकी हिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, बट हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहो तो बता देना, तो हिस्ट्री जो है आपको पढ़ा दी जाएगी। बहुत शानदार हिस्ट्री, प्लीज़ लव, साइंस का वाला कोई लव है अपना तो कौन है, ठीक है, कहोगे तो पढ़ा देंगे, बाकी साइंस तो अपनी चली रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करो, रिवीजन करो।